7 लोकसभा बीत गई और आज भी हम विमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे हैं। ये एहसास जिल्लत कराया गया हमेशा कि तुम सिर्फ वोट दे के पुरुष को सत्ता में भेजने के लिए हो। वो बजट चलाती है, वो घर चलाती है, वो प्रेजेंट को चलाती है और वो फ्यूचर को चलाती है। नरेंद्र मोदी ने 9 साल में जो महिलाओं की पॉलिसीज परस्यू की है ना, एक महिला वोट की एक अलग कैटेगरी क्रिएट की है उसने। समोसा खाते हैं ना आप? खा लिया जाता है मगर इतना सारा नहीं। इतना सारा नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा खा लिया जाएगा, बाकी विपक्ष के लिए छोड़ दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शारदा है, आप हमें जिस पर देख रहे हैं और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। नारी शक्ति वंदन जो बिल आज पार्लियामेंट में आया है, महिला आरक्षण बिल, उस पर बातचीत करेंगे और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल श्रीवास्तव जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए सर। धन्यवाद अनिल जी। कहाँ से शुरुआत किया जाए इस बिल के बारे में? यूजुअली हर चीज़ की शुरुआत इतिहास से ही होती है। तो इतिहास तो इसका ये कहता है कि बीते 27 सालों से ये जो बिल था वो अधर में लटका हुआ था। कई बार संसद में इस बिल को लेकर के आया गया लेकिन वो पास नहीं हो पाया। पहली बार ये 12 सितंबर 1996 को देवगौड़ा साहब जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब आया था। और तब आप, जहाँ तक मुझे पता है कि आप पहली बार संसद का आपका कार्ड बना था, आप संसद में गए थे। तो मैं चाहता हूँ कि वहीं से शुरुआत हो, इसके बारे में आप बताएं। देखिए अनिल, मैं सबसे पहला ये कहता हूँ कि ये बिल पार्लियामेंट में अधर में नहीं लटका था। ये बिल अटका था, लटका नहीं। अटका इसलिए था कि इस देश की प्रथा रही है जिसमें महिला का जो एक दायरा है वो पुरुषों ने खींचा है। और वो कहने को तो आप उसको लक्ष्मण रेखाएं कह सकती हैं, मगर मैं कहूंगा कि अगर भाव से देखें तो वो रावण रेखाएं हैं। कि आपने ये खींच दिया कि महिला इसके बाहर नहीं जाएगी और ये पुरुष का दायरा है, बहुत बृहद है और महिला इसके अंदर ही रहेगी। तो आप उसको पहले गांव, फिर घर, फिर घूंघट और फिर कमरा, ये दायरे हैं जिसके अंदर उनको बांधा जाता है। और ये बिल अगर पास नहीं हुआ है तो ये डिफाइज पॉलिटिकल लॉजिक। यानी एक नेता क्यों आता है फील्ड में? वोट लेने के लिए। वोट लेने के लिए वो तमाम प्रपंच, तमाम हथकंडे अपनाता है वोट बैंक बनाने के लिए। अगर इस देश में वोट बैंक देखे जाएं तो तमाम वोट बैंक हैं। तमाम वोट बैंक हैं। आपको यादव वोट बैंक, दलित वोट बैंक, ट्राइबल वोट बैंक, अपर कास्ट वोट बैंक, बनिया वोट बैंक, ओबीसी सब वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, सब कैटेगरी के वोट बैंक, सरयू पारी ब्राह्मण और कानिकुब्ज जाति गोत्र के तमाम आपको सब कैटेगरीज मिल जाएंगे। मगर अगर मैं दो नॉन होमोजेनस वोट बैंक कहूं तो इस देश में दो हैं, एक पुरुष और एक महिला। पुरुष बड़ा है थोड़ा, महिला उससे थोड़ी कम है, लेकिन होमोजेनस ना होने के बावजूद सबसे बड़ा वोट बैंक है दूसरे नंबर का। तो आज तक उस वोट बैंक को टैप करने की कोशिश क्यों नहीं हुई? उस वोट बैंक को ये एहसास जिल्लत कराया गया हमेशा कि तुम सिर्फ वोट दे के पुरुष को सत्ता में भेजने के लिए हो, तुम सत्ता में आने के लिए नहीं हो। क्योंकि ये सत्ता की लड़ाई जो महिलाओं के लिए तय की गई, ये सिर्फ पार्लियामेंट और विधानसभाओं और म्युनिसिपैलिटी में नहीं है, ये घरों में भी है। ये इस आकलन इस तरह हुआ कि महिला अगर सत्ता पार्लियामेंट में आती है तो शायद जो हमारे समाज की बेहुदा नींव है महिला विरोधी, वो हिल जाएगी। तो ये बिल लटका नहीं, अटका रहा, अटकाया गया। इसके रास्ते में रोड़े डाले गए। और आपने कहा कि कुछ मेरा पार्लियामेंट के पास का, तो ये कभी कभी जिंदगी के अजीब इत्तेफाक होते हैं कि मैं पार्लियामेंट में पहली बार जब पास बनवाने गया तो करीब 7 या 8 जुलाई की तारीख थी 1996 की। मुझे पत्रकारिता में लगभग 10 साल हो चुके थे। उन दिनों पत्रकारों के पास वगैरह बनने उतने आसान नहीं होते थे, आज 5 साल पे बन जाते हैं। तो 10 साल हो चुके थे। पीआईबी का कार्ड मेरे पास काफ़ी साल से था। तो मेरा जुलाई के महीने में पास बना और पहला बड़ा बिल जो था वो सितंबर के महीने में महिला वो महिला आरक्षण बिल का था।
अब जब महिला आरक्षण बिल का जो सामना हुआ मेरा उस समय पे, तो काफ़ी उस समय पे बातचीत बैकरूम में चल रही थी। देवेगौड़ा साहब की सरकार थी, और देवेगौड़ा की सरकार जो थी वो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहलाती थी। और हम लोग उस समय मजाक किया करते थे कि देवेगौड़ा जी की सरकार जो है वो एक तरह से ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो द्रौपदी हैं और उनकी कौरवों में ब्याह हुआ है, कि उनके 100 लोग उनको अलग अलग डायरेक्शन में खींचने वाले हैं। यानी मज़ेदार बात यह है कि ये बिल तो इतना बड़ा था, इस पे आप सोच सकते हैं, और कि जरूरी बिल था। ज़रूरी बिल था, यानी इसको ज़रूरी माना गया क्योंकि लेफ्ट पार्टीज जो हैं वो इस बदलाव को चाहती थी। 1 रुपया पेट्रोल की कीमत का इजाफा करने के लिए उन दिनों एक कोऑर्डिनेशन, यूनाइटेड फ्रंट की कोऑर्डिनेशन कमेटी होती थी, उसकी 8 मीटिंग हुई थी। तो फैसले इस तरह से होते थे। आज की तारीख में हम एक सिंगल बड़े नेता की सरकार है नरेंद्र मोदी की, उसमें फैसले के लिए आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ता, वो पंचायत में नहीं जाते हैं, उस समय पंचायत लगती थी। उस सब के बावजूद एक प्रोग्रेसिव मूव के तौर पे देवेगौड़ा की सरकार इस बिल को लाई, और इस पे जब बहस शुरू हुई 12 सितंबर 1996 को लोकसभा के अंदर, अब आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि तब ये 81st अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय पे, और आज जब नरेंद्र मोदी लाए हैं तो 128वां अमेंडमेंट है, यानी 40 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बीत गए। देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, और उसके बाद नरेंद्र मोदी, 5 प्रधानमंत्री बीत गए। 11वीं लोकसभा थी उस मेरे ख्याल से उस समय पे, आई थिंक इट वाज 11th लोकसभा, और आज हम 17वीं लोकसभा में बैठे हैं। 7 लोकसभा बीत गई, और आज भी हम विमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे हैं। उस समय पे भी चूंकि उस सरकार के हिस्सा ऐसे लोग थे जो कि ओबीसी और तमाम पार्टियों की बैकिंग से आते थे, उन्होंने जम का इसका विरोध किया। लालू प्रसाद यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, इस तरह के लोगों ने इसका जम के विरोध किया, और बिल को भेज दिया गया एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है कि कुछ सदस्य लोकसभा के, कुछ सदस्य राज्यसभा, वरना हर एक की अपनी अपनी कमेटियां होती हैं। तो ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, और गीता मुखर्जी जो थी वो सीपीआई की बहुत बेहतरीन नेता थी, उनको सुपुर्द चेयरमैन बनाया गया उस कमेटी का, और उस कमेटी ने उसमें काम करके रिकमेंडेशन दिए, जो कि आज भी जो स्वरूप है इस बिल का लगभग वही है। लेकिन मैं ये एक बात दर्शकों के लिए बात बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक कमी है कि हम एक ऐसे फेज में आ गए हैं जब इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई, दरवाजे दरवाजे तक ऑप्टिक फाइबर पहुंच गया, लेकिन हम लोग गूगल भी नहीं देखते। क्या है कि इतिहास पुराना है। 1931 में बेगम शाहनवाज और सरोजिनी नायडू ने एक चिट्ठी लिखी थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि उस टाइम पे इस बात उठी थी कोटे की। तो उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा था, टू सीक एनी फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट would be to violate the integrity of universal demands of Indian women to absolute equality of political status। यानी वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट महिलाओं को दिया जाए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसमें हमारे संविधान की बातचीत हो रही थी। उसमें कई बार ये बातचीत आई सामने कि हमें क्या कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कोई कोटा महिलाओं को देना चाहिए। वो वहाँ रिजेक्ट हो गई। उस समय पे ज़्यादातर लोगों को, और खासकर अंबेडकर जी का भी जो विचार था कि जो डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन होता है वो अपने आप स्वतः चलता है, और उस स्वतः चलने में ही उन लोगों को लगता था कि ये महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलने लगेगा। 1971 आता है। 1971 में एक कमेटी ऑन पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन बनती है, जिसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन में जो गिरावट आ रही थी उसके ऊपर बातचीत उसमें थी। अब उस समय पे भी महिलाओं को जो कोटा है लोकसभा या लेजिस्लेटिव में, उसकी मेजर खिलाफत हुई। कोई मानने को तैयार नहीं था। समाज उस समय तब भी वैसा ही था। हाँ, एक बात उन्होंने मानी थी कि क्या लोकल बॉडी में जो है उसमें क्या किसी तरह का रिजर्वेशन हो सकता है, ये बात चली। उसके बाद फिर 17 साल बीत जाते हैं।
यानी ये जो हम कहते हैं ना 27 साल की वेट, ये 27 साल की नहीं, 1931 से लंबी वेट है ये। उसके बाद आइए तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर विमेन बनता है 1988 में। उसमें कोटा होता है, पंचायत से बात होती है, कोटा फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट की। और उसके अंदर कुछ रिकमेंडेशन निकल के आती हैं जो कि बेंचमार्क साबित होती हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था राजीव गांधी टाइम में, 73rd अमेंडमेंट, वो भी एक वाटरशेड अमेंडमेंट कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके जरिए पंचायती राज इस देश में आया, पंचायतों को सुदृढ़ किया गया और अपने इलाकों में पंचायतों को पावर दी गई कि वो लोकल काम को करें, सरकारी बाबू ना करें, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार और ऐसा काम होता था जो कि जनता को जरूरत नहीं है। लोकल गवर्नेंस पे आ गया मामला। तो पंचायती राज और अर्बन बॉडीज, और उसके अंदर पहली बार ये निहित हुआ कि 33% लोकल बॉडी पंचायती में ये, और लोकल बॉडीज में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाएगा। अब वो जो आरक्षण शुरू हुआ वो क्या है कि वो एक तरह से फांस की तरह से गड़ गया। आप उसमें लोगों ने, पुरुषों ने बहुत तरीके निकाले उसको सबवर्ट करने के, कि अपनी पत्नी को बिठा दिया, अम्मा को बिठा दिया, बहन को बिठा दिया, मुखिया पति हुए। हाँ बिल्कुल, आप बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल के इलाकों से अगर हम, हुआ सब जगह, मैं जाता हूं तो यही दिखाई देता है, हुआ सब जगह ये। लेकिन क्या है कि चाहे जो भी हो, पहली बार नाम से तो हुआ कि महिला आगे आई। अब उसका दबाव देखिए कि जब समाज में कोई चीज हो जाती है ना तो उसको पीछे ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। और उसका असर यह हुआ कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, उन्होंने 33% से 50% रिजर्वेशन कर दिया। तो यानी एक अच्छी शुरुआत होती है तो चाहे आप जितना क्रिटिसिज्म कर लीजिए उसको वापस नहीं कर सकते। उसके कहीं ना कहीं समाज अपना जोर मारता है, महिलाओं ने पुश किया, महिला वोटर का प्रेशर आया, तो इन राज्यों को 50% करना पड़ गया। यानी महिलाओं को उनके आबादी के प्रोपोर्शनेट हक लोकल बॉडीज में इन राज्यों में मिलना शुरू हो गया। उसके बाद आते हैं 1996 में, फिर देखिए आप कि 8 साल बीत गए। ये करते करते बहुत देर हुई, फिर से देवेगौड़ा के समय पे आते हैं और वो जेपीसी में चला जाता है। जेपीसी की रिकमेंडेशन आती है, देवेगौड़ा साहब की सरकार चली जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन था, वो कहीं पे नब्ज समझते थे। उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं ये जो मेल वोटर है हमारा और मेल नेता जो है वो हमारा समर्थक नहीं है, वो बहुत विभाजित है। लेकिन जो महिला वोटर होती है ना, वो जात धर्म जैसे बाकी बड़ा बंटने के तरीके हैं वो होते हैं उसमें, उसके पति घर वाले उसको ठेलते हैं, धक्का देते हैं कि तू इसको वोट करेगी, लेकिन एक कांस्टेंट लाइन होती है उसमें, वो है उसका चूल्हा। वो आटे की बढ़ती कीमत, गैस की बढ़ती कीमत, कोयले की बढ़ती कीमत, लकड़ी की बढ़ती कीमत, समय के साथ उसके, लेकिन उसके कंसर्न्स होते हैं ये। वो बजट चलाती है, वो घर चलाती है, वो प्रेजेंट को चलाती है और वो फ्यूचर को चलाती है। और उस कारण से उस वोटर के कंसर्न्स थोड़ा सा 80% रख लीजिए किसी और चीज को, 20% उसके अलग होते हैं जो कि सामयिक, सामरिक और सेंसिटिव होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है। वाजपेयी जी ने सोचा इसको, और मैं उस दिन हाउस में था, 13 जुलाई 1998 को एक प्रेस गैलरी है लोकसभा में, उसमें हम लोग बैठे हुए थे। तो एम थम्बी दुरई साहब जो लॉ मिनिस्टर थे उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एआईडीएम के सहयोगी होती थी, बाद में इसी एआईडीएम के ने सरकार गिराई थी, जो 13 महीने की सरकार थी। अभी फिर कल गठबंधन तोड़ लिया उन्होंने जी। तो जब वो पढ़ने लगे बिल, वो पहले तीसरे पैरे पे आए थे, तो आरजेडी के सांसद थे सुरेंद्र यादव और रघुवंश प्रसाद सिंह, अच्छे एमपीस थे दोनों, लेकिन उन्होंने उठ के गए और उन्होंने जाकर के उनके हाथ से बिल को लेकर के फाड़ दिया। और पेंडेमियम के चलते हाउस एडजर्न हो गया। एडजर्न होने का मतलब ये हुआ कि बिल ठंडे बस्ते में गया, और ये सरकार 13 महीने में जब गिर गई तो ये बिल लैप्स हो गया। उसके बाद 1999, 2002, 2003 में ये बिल रीइंट्रोड्यूस हुआ, मगर हर बार इसका भविष्य यही हुआ कि इसको कोई पास कराने वाला नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए, इस पूरे क्रम में मैं ये जान पा रहा हूँ कि बार बार इसे अवॉइड किया गया, पास नहीं होने दिया गया, लेकिन पास नहीं होने देने का वो मुख्य कारण क्या था? जैसे आपने रघुवंश बाबू की बात की, तो वो जब उन्होंने पेपर फाड़ दिया, इसका कारण क्या था, रीजन? मैं विरोध के कारण में थोड़ा बाद में आता हूँ, क्योंकि वो एक ओवरऑल है। उसके बाद मई 2006 वो एक बड़ा 2008 मई 6 2008 एक बड़ा पीरियड था।
जब मनमोहन सिंह इस बिल को लेके आए और एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी, चूंकि ये बिल हर बार लोकसभा जाता था, इस कारण से क्या होता था कि टर्म खत्म होने के कारण ये लैप्स हो जाता था। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की देन है कि जो बिल लोकसभा में रहेगा वो लैप्स कर जाएगा अगर टर्म खत्म हो जाती तो है। इन्होंने राज्यसभा में तो ये राज्यसभा ले आए, क्योंकि राज्यसभा एक जीवंत हाउस है जिसकी टर्म नहीं होती, उसके मेंबर्स की टर्म होती है। और वो एक इंटरेस्टिंग फैसला था, यानी सर कांग्रेस ये मंशा बना के आई थी कि हम इसको मरने नहीं देंगे, ये इंडिकेशन दे रही थी कम से कम। और इसके पहले मैं एक बता दूं कि इसमें अगर लगे लोगों को कि सब सर्वसम्मति बड़ी पार्टियों में थी, ऐसा नहीं था। मुझे याद है कि 2005 का एक पीरियड था जब मनमोहन सिंह ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई इसके लिए, और ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने सबको बुलाया था। तो उस ऑल पार्टी मीटिंग से एक दिन पहले बीजेपी की बड़ी नेता होती थी उमा भारती। उमा भारती जी एल.के. आडवाणी जी के पास जाती हैं और उनको जा करके कहती हैं, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे और बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता थे। वाजपेयी जी थोड़ा सा रिसीड कर गए थे उस टाइम, 2004 में इंडिया शाइनिंग के डिफीट के बाद से, हार के बाद से पीछे हो गए थे थोड़े से। वो वाजपेयी जी कभी कभी मजाक में बोलते थे कि इस देश में रिटायरमेंट की कला नहीं है, और वाजपेयी जी के लिए कहा जाता कि उन्होंने सही समय पे पीछा होना उचित समझा। तो उमा भारती ने जाके साफ कह दिया कि इस स्वरूप में आज की तारीख में जो गीता मुखर्जी कमेटी से आया था वो बिल उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। और खासकर वो भी इसलिए, इसकी वजह यही आएगी, बाद में मैं बताऊंगा कि ओबीसीज, क्योंकि उमा भारती लोध जाति से आती हैं, तो उनमें विरोध था इसको लेकर के। लेकिन 2008 में ये बिल आ जाता है, सिस्टम के अंदर फंस जाता है राज्यसभा के अंदर। फिर आता है 8 मार्च 2010 और इस बिल को लेकर के खूब घमासान होता है। घमासान इस तरह का है कि जो लालू प्रसाद यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, इस जैसे नेता जो हैं वो इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। शरद यादव भी, वो शरद यादव तो हमेशा से ही थे जेडीयू के। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये परकटी महिलाएं अगर आ गई, उन्होंने ये भी डिक्लेरेशन 1997 में मुझे याद है किया था कि अगर ये बिल पास हो गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैं अपनी जीवन को समाप्त कर दूंगा अगर ये बिल आता है तो लालू और मुलायम जो थे वो इस मामले में अड़ गए। और उस समय पे अगर आपको याद है कि 2008 में 10 में ऐसी स्थिति थी कि 2008 में लेफ्ट पार्टियों ने न्यूक्लियर डील के चलते समर्थन वापस ले लिया था मनमोहन सिंह सरकार से जी। और इन लोगों के पास राज्यसभा में 26 एमपी थे, मुलायम सिंह यादव और लालू के बीच में, और डिपेंडेंस थी बिल्कुल। लेकिन बिल राज्यसभा में था। सरकारें लोकसभा में गिरती हैं, तो इसीलिए मनमोहन सिंह बिल को जान के राज्यसभा में लाए थे। तो सिर्फ राज्यसभा में जिंदा रखने के लिए नहीं लाए थे, वो एक सिग्नल भी देना चाहते थे महिलाओं वोटर को। सोनिया गांधी इस बात पे आमादा थी कि ये बिल पास होना चाहिए, तो राज्यसभा में इसलिए लाया गया कि अगर लोकसभा में ले गए और ये बिल परिणति की तरफ गया, अगर कि पास हो जाएगा, तो मुलायम और लालू अगर वहां समर्थन वापस ले लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो सरकार बचाने के लिए भी राज्यसभा में लाया गया था। अब लालू प्रसाद यादव और इन लोगों का कहना था कि साहब ओबीसी के लिए अलग रिजर्वेशन दीजिए, माइनॉरिटी के लिए अलग दीजिए, 10 से 15% के अंदर रखे, 33% तक मत जाइए। ममता बनर्जी जो टीएमसी की नेता हैं, इनको भी घोर विरोध था इस बिल से, ये भी इस बिल के समर्थन में नहीं थी। तो ये बिल को लेकर के घमासान 8 तारीख को खूब हुआ। 9 तारीख को सुबेरे सुबेरे सोनिया गांधी जो थी, 9 मार्च 2010 सोनिया गांधी आती है और हम लोग उनको पार्लियामेंट की गैलरी में जब घेर लेते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप सरकार गिरने का खतरा है आपको इस बात की चिंता है? तो उन्होंने कहा मुझे इसकी चिंता नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि ये लोग भी सरकार उतना गिराने में कह रहे हैं मगर गिराएंगे नहीं। सोमवार का दिन था 8 तारीख, मंगलवार का दिन था 9 तारीख। दोपहर में सोनिया गांधी लालू और मुलायम से मिलती हैं और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम लोगों से बोलती हैं। वो कहते हैं कि आई होप लालू प्रसाद यादव एंड लीडर्स लाइक लालू प्रसाद एंड मुलायम सिंह यादव विल कम अराउंड, क्योंकि लालू जी की भी 7 बेटियां हैं और उनके घर में इस बिल के 7 सपोर्टर हैं। ये बात मुझे याद है कि सोनिया गांधी ने वहां पे उठाई थी। उस दिन फिर बात आती है कि वोट आज बिल 9 मार्च 2010 को ये बिल लिया जाएगा और पार्लियामेंट में घमासान शुरू हो जाता है। पार्लियामेंट में इतना घमासान होता है कि आरजेडी, एलजेपी
और समाजवादी पार्टी, इसके सांसद किसी भी हालत में इस बिल को नहीं चलने देना चाहते। लेकिन हाँ, मैं एक उसमें भूल जाऊंगा कि एक मजेदार चीज जो दर्शकों को जाननी चाहिए कि किस्सा है? 2008 में जब ये बिल प्लेस होना था, हाँ। तो उस समय पे लॉ मिनिस्टर थे एचआर भारद्वाज। एचआर भारद्वाज साहब लॉ मिनिस्टर थे, वो बिल पेश करने आए, पता था बवाल होगा, छीना झपटी फाड़ा फाड़ी होगी। तो ऐसे सबसे पहली रो में अगर एचआर भारद्वाज खड़े थे, पीछे की रो में, सेकंड रो में, आगे की रो में रेणुका चौधरी जैसी मंत्री उनकी रक्षा के लिए एक पंक्ति बना के खड़ी थी बताइए। कि कोई फाड़ने आएगा। और वो इधर भी अकेले नहीं थे, एक तरफ उनके शैलजा कुमारी बैठी थी कांग्रेस की सांसद, एक तरफ अंबिका सोनी थी। उसके बावजूद भी अबू आजमी नाम के समाजवादी पार्टी के एमपी ने हमला बोला। और रेणुका चौधरी की बात ये बड़ी फेमस रही है कि रेणुका चौधरी से पंगा लेने वाला हाउस में उनके जैसी दमंग सांसद मैंने भूतो न भविष्य थे। किसी आज की तारीख में स्मृति ईरानी फीएसटी है, यानी वो डरती नहीं है। रेणुका चौधरी भी उस समय पे वैसी ही हुआ करती थी। और रेणुका चौधरी तो एक बार ट्रैक्टर लेकर के प्रोटेस्ट करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर चली आई थी। वो उनके लिए मशहूर था कि वो इस तरह के काम कर सकती हैं। तो रेणुका चौधरी ने जो बढ़िया धक्का मुक्की करके अबू आजमी के सारे हौसले पस्त किए, तो 2008 में बिल महिलाओं के संरक्षण में लॉ मिनिस्टर ने पेश किया था। बताइए। उसके बाद आइए कि 2010 का मामला जो है, ऐतिहासिक चीजें हैं जो कई बार सामने नहीं आती है, जो वहां दिखता है वो कई बार। देखिए, अगर आप गैलरी में नहीं बैठे हैं, सामने नहीं है, यही रिपोर्टर की जिंदगी का सार होता है साहब, कि उसके पास सामने देखिए, प्रत्यक्ष देखिए, आप किसी और से सुनी नहीं है। तो क्या है कि 2010 में जब ये बिल शुरू होता है, तो प्रोटेस्ट करने वालों के नाम मेरे को आज भी याद हैं। सुभाष यादव आरजेडी, रिश्तेदार थे लालू यादव के, साबिर अली एलजेपी के, वीरपाल सिंह, नंदकिशोर यादव, अमीर आलम खान, कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी के, और एजाज अली जो थे वो अनअटैच थे। ये प्रोटेस्ट करते हैं, वेल में आते हैं, हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन थिंग्स कम टू ए पास जब वो हामिद अंसारी जो चेयर पे बैठे थे उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, उनकी टेबल पे जाते हैं, उनके कागज फाड़ते हैं, माइक उखाड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें हाउस एडजर्न हो जाता है। ठीक। हाउस एडजर्न होने के बाद क्या होता है, सभी को हाउस छोड़ देना चाहिए। लेकिन इन सांसदों को एक आइडिया आता है कि अगर हम हाउस ही ना छोड़ेंगे एडजर्न होने पे, तो और धरने पे बैठे रहेंगे, तो ये हाउस के फ्लोर पे धरना पे बैठ जाते हैं। और बहुत सालों में पहली बार फिर हमने देखा कि ऐसा सीन होता है कि यहाँ पे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की वो तारीफ करनी होगी, और बीजेपी के नेतृत्व की भी, कि राज्यसभा में अरुण जेटली थे, कि उन्होंने परामर्श किया कि भाई अगर पास करना है तो रास्ता साफ करना है। अब रास्ता साफ करने क्या हुआ कि इन 7 सांसदों को बाइज्जत कंधे पे उठा करके मार्शल हाउस से बाहर ले जाते हैं। इनको हाउस से बाहर ले जाया गया, बाहर पटक दिया गया। ये लोग मोशन के थ्रू सस्पेंड कर दिए जाते हैं, इनकी हाउस में एंट्री बंद हो जाती है। और उसके बाद ये बिल पासिंग के लिए आता है, बिल पास हो जाता है। अब उसमें भी कैच है, देखिए कि 200, उस समय हाउस की स्ट्रेंथ 233 थी, 245 की है, मगर उस समय 233 थी। पास होने के लिए चाहिए थे 155, यूपीए के पास जबकि थे 165। लेकिन तब भी खतरा बना हुआ था कि कौन क्या करेगा। अब उसमें क्या होता है, देखिए, तृणमूल कांग्रेस के 2 जो आज डिमांड कर रहे हैं या उनको थोड़ा ऑब्जेक्शन है, वो वॉकआउट एब्सटेन कर जाते हैं। मायावती के जो 15 सांसद थे उस समय पे, मेंबर थे राज्यसभा के, वो वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट करने से एक इंटरेस्टिंग चीज हमेशा होती है, या एब्सटेन करने से, कि हाउस की स्ट्रेंथ कम आ जाती है। जब स्ट्रेंथ कम आ जाती है तो हाफवे मार्क कम हो जाता है, यानी कम सांसदों से भी बिल जीत जाता है। 2/3 की जरूरत थी। और इतने विरोध के माहौल में उस समय पे इस बिल को 186 वर्सेस 1, इस बिल के खिलाफ जो वोट पड़े थे उसमें सिर्फ 1 वोट 186 समर्थन में और 1 विरोध में। इंटरेस्टिंग उसमें भी ये हुआ कि जब वो वोट पड़े पहली बार, तो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जिसमें वोट आता है उसमें गड़बड़ हो गई, और उसमें आया 170 + 1, यानी 171 ही वोट दिखा रहा था, जबकि हाउस में ज्यादा लोग मौजूद थे। तो फिर से वोटिंग हुई, रिकाउंटिंग हुई, और उसके बाद ये वर्डिक्ट आया। तो इतिहास में दर्ज हो गया उस दिन कि 9 मार्च 2010 को महिला आरक्षण बिल लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और या फिर इसे भी आप पूरा कर दीजिए कि जिस दौरान 9 साल गुजर गए, 9.5 साल
नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, और उस दौरान किन कारणों से इसे रोक के रखा गया, क्यों नहीं पूरा किया गया? क्योंकि इनके पास तो सभी एक्स्ट्रा लोग हैं, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा। देखिए, दो कारण ये भी हैं कि आप ये याद रखिए कि मूल कारण वही है कि एक वर्ग पुरुषों का ऐसा है वोटर्स का जो कि इस बिल के खिलाफ है, यानी वो महिलाओं को ऐसी तरजीह देने के खिलाफ है। अगर आप देखें पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है। अगर आपसे 20 साल पहले जाएं, अटल बिहारी वाजपेयी इन सब के समय में, तो बीजेपी को क्या बुलाते थे? आप कहते थे कि ये बनिया बामन पार्टी है, अपर कास्ट की पार्टी है, चेहरों की पार्टी है। लेकिन आज की अगर आप बात देखें तो बीजेपी इज डूइंग बेटर इन रूरल बेल्ट्स, ओबीसीज, एमबीसीज, दलितों का वोट लेके, ट्राइबल का वोट लेकर के। नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने अभी भी एंगेज रखा है अपर कास्ट को, लेकिन जो उसका डेमोग्राफिक बेस था वो पूरा शिफ्ट कर दिया। वो बेस आ गया है अब उनका ओबीसी और एमबीसी पे, इसीलिए उस पर चोट करने के लिए ओबीसी बैकवर्ड्स के सर्वे की बात हो रही है। इसीलिए आप देखिए कि तमिलनाडु में उदयनिधि जो स्टालिन है वो क्या कह रहे हैं? सनातन धर्म में दलित और इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, उसको एक दूरी करने की बात क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि नजर ओबीसी, बैकवर्ड्स और दलित और ट्राइबल वोट्स की है और उसको बीजेपी से चिटकाना चाहते हैं। तो एक कारण तो मुख्यतः ये था। दूसरा कारण ये भी था कि पॉलिटिक्स में कभी कभी काम ऐसे किए जाते हैं कि आपको जब लगता है आपको सूटेबल है। बीजेपी के अंदर आज की स्थिति अगर देखें तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी इसलिए एश्योर्ड फील कर रहे हैं क्योंकि पिछले 9 सालों में उनकी पॉलिसीज का एक, अगर उनके वोट बेस को डेमोग्राफिक बेस बदला है तो कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल फोकस बेस बदल गया है। वो फोकस बेस बदलने के तमाम कारण हैं। आप देखिए, उज्ज्वला योजना किसको टारगेट करती है? महिलाएं, दलित, ओबीसी मत सोचिए, महिलाओं का। ये चूल्हे पे हाथ लगा करके गैस का स्विच ऑन करके गैस जलाने वाली, रात को बंद करके सोने वाली, सुबह चाय बनाने वाली, दोपहर में रोटी पकाने वाली औरत है। तो जब ये चूल्हा नहीं था तो लकड़ी में जलाने पे या कंडा जलाने पे या कोयले में धुआं पुरुष की आंख में जाता था, महिलाओं के आंख में जाता था, या कई ओबीसी तरह की की आंख में जाता बीमारियां था, भी होती थी। ओबीसी की आंख में जाता था, नहीं जाता था साहब, महिला की आंख में जाता था। वो टारगेट था। अगर घर घर जल है तो नलके के आने से किसको फायदा है? महिलाओं को। क्यों? दूर पानी भरने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शौचालय, महिलाओं को। आयुष्मान भारत, ऑफ कोर्स, महिलाओं को, बुजुर्गों को। महिलाओं को क्यों? क्योंकि देखिए, परिवारों में महिलाएं की छोटी मोटी बीमारियों की तो बात करते नहीं थे लोग साहब। अब इसमें ऐसे ये स्कीमें उन महिलाओं के लिए हैं। देखिए, कई स्कीम्स जैसे होती हैं, राइट टू एजुकेशन, महिलाओं, लड़कियों को कंप्यूटर्स, ये सबको मिलता है। लेकिन इन स्कीम्स की एक खूबसूरती और भी है, ये उन गरीब महिलाओं के लिए, इसमें महिला पे एक लेयर और ऐड करिए, गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़ी, जिनके एम्बिशन में चूल्हा नहीं था कभी गैस का। देखिए, हम और आप जैसे लोग अब मान लीजिए मुफलिसी में जी रहे हैं तो हमारी एक बकेट लिस्ट होती है, यानी किसी की होती है कि वेनिस जाएंगे हॉलीडे पे, किसी की होती है कि मैं नोएडा में मकान खरीद लूंगा, किसी का होता है कि दादरी में प्लॉट ले लूंगा, किसी का होता है कि एक जीन्स खरीद लूंगा, किसी का होता है कि एक बड़ा मोबाइल फोन 6.1 स्क्रीन खरीद लूंगा। इन महिलाओं के एम्बिशन लेवल में नहीं था कि उनको गैस का चूल्हा मिल जाएगा। इनके एम्बिशन में नहीं था कि वो शहर के, दिल्ली के, नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में आकर के अपने स्टोन का ऑपरेशन करवा लेंगे। वो टारगेटिंग जो है, उसका एक रिजल्ट दिखा है कि तमाम राज्यों में चुनावों में और लोकसभा में 2019 में महिला वोट जो है वो बीजेपी के लिए गया है। इवन अगर आप कहें कि ट्रिपल तलाक बिल जो है वो एक फोकस टारगेटिंग था, उसका फायदा उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन 1% है। बिल्कुल। अगर नहीं भी है तो रहता तो है पहलू में, धड़कता तो है पहलू में रह के, मालूम नहीं कि दिल है कि याद तेरी, है ना कहीं है। तो वो बेनिफिट मिला है। अब लगता है 9 साल की एक बड़े उसके बाद
क्या होता है, एक थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। हम्म, ऊपर से पिछले कोविड के बाद से उज्ज्वला की गैस के जो योजना की गैस के एलपीजी के चूल्हे की प्राइजेस हैं वो बहुत ऊपर गए। वो बहुत ऊपर गए, और उसने एक पॉजिटिव में नेगेटिव ला दिया। हम्म, उसको दूर करना है ना, कुछ इशारा करना है ना। तो उस इशारे को ये क्योंकि अगर चीज़ महिलाएं पूरी पूछने कर- लगे कि हम तुम्हारे हैं कौन, हम्म, तो मोदी जी इज आंसरिंग दैट कि देखो माई कंसर्न रिमेन्स। क्या है कि हम इसको डिसमिस करेंगे कि एस्पिरेशन में वुमेन रिजर्वेशन से क्या होता है, हम्म, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं किसी यंग लड़की को जिसका एस्पिरेशन पॉलिटिक्स में आने का है, या जो इस बात से चिंतित है कि इक्वालिटी नहीं है, पॉलिटिक्स में सिग्नल भी बहुत जरूरी चीज होती है। तो वो एक फैक्टर नरेंद्र मोदी के उसमें है। उसका एक आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है उसमें कि 2014 का चुनाव पहली बार ऐसा हुआ था जब गैप बिटवीन द विमेन टर्नआउट फॉर वोटर्स, जो महिला वोट देने आई बाहर, और पुरुष, वो 1% रह गया। यानी पहले महिलाएं बहुत कम वोट देती थी, आती नहीं थी। 2019 जो था वो वाटरशेड था कि 29 में से 16 राज्यों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया। और 2019 का 7 डिकेड के वोटिंग के बाद, 7 डिकेड्स से हम वोट दे रहे हैं, 17 जनरल इलेक्शन हो चुके हैं, और उसके बाद पहली बार हुआ कि महिलाओं का वोट पुरुषों से 67%। 1% ज्यादा हुआ। अच्छा, 1% महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया। नरेंद्र मोदी के पास 303 सीटें आई भाई। तो ये दिमाग से नहीं जाएगा ना। तो ये एक पॉलिटिकल गैम्बिट है, एक कोशिश है कि ये चीज हुई है। और अगर आप इसको कहें कि क्यों जस्टिफिकेशन, 1951 5% औरतें थीं लोकसभा में, 22। 1962 में पहली बार इजाफा हुआ 2-3 चुनावों के बाद, 6.28% आई। 1984 में पहली बार बड़ा इजाफा हुआ, 7.95 गई, 43 एमपी आई। 1989 में फिर कम हो गई जब वीपी सिंह आए थे, आपको याद होगा, 29 आई, और 5.4 आ गया। 1999 में जब वाजपेयी जी आए तब एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट हुआ कि 9 के करीब चला गया, 49 एमपीज थी। 2009 में 59 थी, 10.8 पहुंच गया। 2014 में 66, 12% के करीब आ गया। अभी 15 से थोड़ा कम है, यानी 78 एमपीज हैं इस समय पे दोनों हाउसेज मिलाकर के। 78 और 24 राज्यसभा में, 24, 102 सांसद है महिला। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक आंकड़ा मैं भी आपको दे ही देता हूँ कि अभी जो 543 सीटें हैं लोकसभा की, अगर ये बिल पास हो जाता है तो वहाँ पे जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होंगी वो 180 सीटें हो जाएंगी आरक्षित। और अगर हम एक और आंकड़ा देखें कि 2021 में एडीआर की एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे भारत में 4300 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें मात्र जो महिलाएं हैं विधायक वो 340 के आसपास हैं। एक दूसरा, अगर ये बिल, जैसे कल इस पे चर्चा होनी है, अगर ये पास हो जाता है, विपक्ष इस पे अलग अलग तरह के तोहमत लगा रहा है कि इसमें ये चीज़ें कमी हमारे लिए रखी गई हैं। ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है। ओबीसी के लिए इसमें कुछ खास नहीं कहा गया है। जो 33% आरक्षण है उसमें 1/3 जो हिस्सा है वो SC ST के लिए आरक्षित कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि हमारे लिए किसी भी तरीके से ओबीसी को हम नहीं सकते हैं, तो ओबीसी के लिए इसमें कुछ नहीं है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये चुनाव से पहले जिस तरीके से लेकर के आया गया, सरकार कहती है कि जब तक जनगणना होगा नहीं तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता है। तो क्या ये बिल आएगा, सिर्फ पास हो जाएगा, और देखिए, एक तो इसका इम्पैक्ट कब होगा? क्या वो 28 में होगा, 29 में होगा, अगर ये 27 आता में है कब तो होगा? 181 आएंगी सीटें, 543 में से 181। ठीक। विधानसभा में इस समय पे 4100 कुछ सीटें हैं टोटल, उसमें से 1370-80 टोटल सीटें रिजर्व हो जाएंगी महिलाओं के लिए। 29 राज्यसभा में। इस पे आज की तारीख में अगर आप देखें तो एक होड़ शुरू हो गई है, क्रेडिट मॉन्गरिंग जिसे कहते हैं हम। ये मेरा था, मेरा था, मेरा था, हम लाए थे। कांग्रेस कह भी रही है कि उसने लाया था। अगर कांग्रेस इस बिल को लाई थी और आज वो क्रेडिट ले रही है, 2010 राज्यसभा में पास कराने के बाद 2010 मार्च से लेकर के चुनाव हुए, 2014 मार्च अप्रैल में, मई में मोदी जी सत्ता में आए, 4 साल। 4 साल क्या विघ्न था? क्या विघ्न था कि
कांग्रेस इसको पास नहीं करवाई, ओबीसी ले आती, सरकार के जाने का डर। और ओबीसी ले आती रिजर्वेशन तो मुलायम सिंह यादव भी खुश हो जाते, लालू प्रसाद यादव भी खुश हो जाते, ये तो सहयोगी थे साहब। तो आज जो ओबीसी की याद आ रही है, वो 4 साल बिल पास किया, अगर आपका बिल था माना, हमने कहा कि मनमोहन सिंह ने बढ़िया काम किया, राज्यसभा ले गए, लेकिन फिर ये सरकार, हम ये मान सकते थे कि अगर विपक्ष इसके खिलाफ होता, बीजेपी 100 से कई ज्यादा ऊपर, 150 से ऊपर सीटें देकर के समर्थन कर रही थी, लेफ्ट पार्टियां समर्थन कर रही थी। जब बीजेपी लेफ्ट समर्थन कर रही थी तो कांग्रेस को 2/3 बहुमत की कोई क्राइसिस नहीं थी, कोई क्राइसिस नहीं थी। इनको डर उस समय पे यह था कि लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव वगैरह जैसे जाकर के सरकार गिराने की कोशिश करेंगे, और बीजेपी तब सरकार गिराने में इनका हाथ थाम लेगी और सरकार गिर जाएगी। तो सत्ता सुखम के लिए इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सिर्फ कारण यही था कि सरकार जा सकती थी, और 2014 तक निर्बाधित आप सरकार चलाए हैं, आप ला सकते थे, नहीं लाए, राजनीतिक कारण है। और वही राजनीतिक कारण, मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी के लिए नहीं थे। 2010 में बिल पास होते टाइम, 2010 के बाद बिल पास होने के बाद तमाम बीजेपी के ओबीसी नेता ऐसे थे जो कि इस बिल के धुर विरोधी थे, और उस समय पे बीजेपी की जो टॉप थी ना, वो उतनी स्ट्रांग नहीं रह गई थी। एलके आडवाणी जो थे, पोस्ट 2005 का जिन्ना इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ था कि उन्होंने जिन्ना साहब की मज़ार पे जाके तारीफ लिख दी थी, उसके कारण से आरएसएस उनको बैक करता नहीं था, बीजेपी में उनका दबदबा वो बचा नहीं था। 2000 उनके ऊपर दबाव हटा पड़ा कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से हटा दिए गए, एक वर्ग ने बीजेपी ने उनका विरोध किया, यशवंत सिन्हा वगैरह सब नेता उनके पीछे पड़ गए थे, तो आडवाणी जी में वो दम नहीं बचा था। तो क्या हुआ कि जब बीजेपी के अंदर ये कोशिश जब नाराजगी थी, तो बीजेपी भी अपने ओबीसी नेता उसको नहीं नाराज करना चाहती थी। अब अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो आज का कॉन्टेक्स्ट बड़ा मजेदार है। आज ये जो डिमांड हो रही है ना ओबीसी की, ये नरेंद्र मोदी की ओबीसी वोट पे, बैकवर्ड वोट पे पकड़ कमजोर करने के लिए हो रही है। ठीक है, कमजोर है। उसमें उनको पता है कि इसका एक फायदा होगा। तमिलनाडु जैसे राज्य की जो पार्टियां हैं, डीएमके वगैरह, जो कि ओबीसी बहुत 70% से ऊपर उनका पॉपुलेशन है बैकवर्ड्स का, यूपी में अखिलेश यादव को मदद मिलेगी, आरजेडी को मदद मिलेगी, ये एक फायदा जो दिख रहा है। अभी मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या बैकवर्ड्स की अच्छी खासी है, तो ये इस कनेक्ट से ओबीसी की डिमांड हो रही है। जो चीज आप कहते हैं ये बिल मेरा था, तो दिल कहां था आपका? आपने उस टाइम पे ओबीसी नहीं डाला। ये बिल आपका था तो आपने उस टाइम पास नहीं करवाया, क्योंकि अगर पास हो गया था तो ओबीसी डल जाता, नहीं डाला था ना, तो यानी नहीं होता ओबीसी का रिजर्वेशन, उसके लिए दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता ना। तो कुल मिला के ओबीसी की कवायद जो हो रही है ये उसी सिरे में है जिसमें कहा, मतलब उस दौरान भी क्लियर थी पार्टियां कि उन्हें ओबीसी को उस लिस्ट में नहीं लेके आना है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर थी। हाँ। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ठीक है, अपने वोट बैंक को साधने के लिए ही सही, लेकिन अगर इस बार ओबीसी की बात आई है तो आखिर भाजपा ओबीसी को आरक्षण देने में क्यों पीछे हट रही है? देखिए, ये मामला जो है ना, ये मामला टफ है। क्या है कि ओबीसी को इंक्लूजन जो है इस कोटे विद इन कोटे के अंदर जो है वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अभी बिल बीजेपी जो है इस बिल को एक लेवल पे सेटल करके सोच रही है कि हम आगे बढ़ेंगे। ओबीसी को इंक्लूड करने पे एक नई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी इसमें, जिसे कहते हैं नई अड़चन आ जाएगी। तो आप जैसे ही ओबीसी की बात करेंगे तो आप ये किस तरह से तय करेंगे कि ओबीसी का कितना होगा और दलित का कितना होगा, ट्राइबल्स का कितना होगा, ये किस तरह से तय होगा? क्योंकि ऑलरेडी ओबीसी वर्ग ये बात कह रहा है कि हमें हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और हमारे को उतना ही कमेंसरेट रिजर्वेशन नहीं मिलता है। वो डिमांड कर रहा है कि अगर हमारी आबादी तो साहब 50% के करीब है, हमारा रिजर्वेशन उठाया जाए। तो अगर ये नया डायमेंशन जो है वो ऐड कर दिया जाता है तो वो ऐड कहां से होगा? तो ये बीजेपी एक नई विषमता को इस समय हैंडल नहीं करना चाहती,
और ओबीसी फोकस अगर मान लीजिए चेंज कर दिया था तो पूरे पॉलिटिक्स का जो फोकस है वो ओबीसी आ जाएगा। और ओबीसी के आने के कारण एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगी बीजेपी के पास कि बीजेपी के पास उतनी स्ट्रांग ओबीसी लीडरशिप नहीं है। इस बिल की एक प्रॉब्लम हमेशा जो मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ओबीसी की लीडरशिप मुख्य कौन सी है सर? जी देखिए रीजनल पार्टीज के पास बहुत अच्छी है। हाँ, रीजनल पार्टीज के पास मुलायम सिंह यादव के पास, अखिलेश की पार्टी के पास ओबीसी लीडर बहुत सशक्त है, यादवों की लीडरशिप है। हाँ। बिहार में यादवों की काफी राजभर साहब हैं, वो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो या यूपी नीतीश में कुमार राजभर हैं, मौर्य हैं। बीजेपी के पास हैं, हाँ, लेकिन वो नहीं है। मुलायम सिंह यादव वगैरह क्यों विरोध करते थे? जो परकटी रिमार्क था शरद यादव का, उसके लिटरली मत जाइए, उसके पीछे आइए। उनका कहना ये था कि जो बैकवर्ड और दलित लोगों की जो पार्टियां होती हैं, जो कि रीजनल लेवल पे छोटी पार्टियां होती हैं, उनके पास उनके वर्ग की महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी और सबल नहीं होती हैं कि वो पॉलिटिकल लेवल पे आ जाएं। चाहे बेसिकली वो कहना ही चाहते हैं कि हम नहीं उठने देते हैं, लेकिन उनके पास लीडरशिप नहीं होती है। मैं यही कहने वाला था कि जिस समाज को आपने आगे बढ़ने ही नहीं दिया, हमेशा घर में दबा के रखा, उसे आप ये कह रहे हैं कि ऊपर कटी महिलाएं हैं। नहीं, और उनको नहीं दूसरा- कह रहे थे। वो कह रहे थे, उनको कहना ये था कि हमारी जो दुर्बल वर्ग की महिलाएं हैं उनमें लीडरशिप है नहीं। तो जब रिजर्वेशन हो जाएगा महिलाओं के लिए तो ज्यादातर शहर की वो जो बाल कटे छोटे बालों वाली महिलाएं, तो परकटी रेफरेंस वहां से था कि ये शहरी औरतें हैं, अपर कास्ट की औरतें हैं, जो कि बड़ी पार्टियों के पास नेतृत्व होता है महिलाओं का, वो सारी सीटें रिजर्वेशन ले जाएंगी। और जो मंडलाइजेशन या सोशल मूवमेंट के जरिए अचीव हुआ है कि जो बैकवर्ड लोग उठ के आए हैं, वो 33% सीटों पे दोबारा सवर्ण और संपन्न लोगों का राज हो जाएगा, अपनी पत्नियों के जरिए, बहनों के जरिए, उनके जरिए, क्योंकि उनके पास इवॉल्व लीडरशिप है। और वो आज भी है वो आज भी हमारे। है। हाँ, क्योंकि अगर 2019 में जो लोकसभा में चुनाव होके आए, उसमें अगर देखा जाए तो 78 महिलाएं चुन कर आई थी उस दौरान, जिसमें से करीब 32 सांसद वो महिलाएं ऐसी थीं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। वो किसी पॉलिटिकल परिवार से थीं, वहाँ से वो आई, या तो उनके पिता नहीं रहे या फिर किन्हीं और कारणों से, लेकिन वो परिवारवाद की ओर से आई, राजनीतिक परिवार से ही आई। आम महिलाओं को उस लेकिन तरीके से उसमें उतना मिला एक प्रॉब्लम है, जब आप राजनीतिक परिवार से कहते हैं तो गोपीनाथ मुंडे की पुत्री आई। बिल्कुल आई। गोपीनाथ मुंडे क्या थे? सवर्ण नहीं थे ना। तो वी कांट से, हाँ ये है कि एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग आ सकते हैं जो कि एस्टैब्लिश्ड हैं, लेकिन उसका कोई रोकना नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान अगर नेता थे तो आज उनका बेटा है। तो क्या है कि ये इनकी एक क्राइसिस है कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हैं। मुलायम सिंह यानी उनको सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड तो नहीं कहेंगे आप अखिलेश को। तो ऐसा नहीं है कि ये जो रिजर्वेशन आएगा, तो ये कहा जा सकता है कि अब जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनाना चाहता है, तो फिर राजनीतिक का बेटा भी अगर पॉलिटिशियन बन रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी बेसिकली फिर ये है कि इवेंचुअली आप टैलेंट नहीं ला रहे हैं, मेरिट ला रहे हैं। तो ऐसे लोग राजनीति में आ रहे हैं कि जिनके पिता अगर हलवाई होते तो वो लड्डू बांध रहे होते। यही है ना। बिल्कुल। तो लड्डू बांधने वाले आ गए हैं राजनीति में। तो सर, ये बातचीत तो हो गई कि टाइमलाइन क्या थी, इतिहास क्या था, और किन किन सरकारों में किन किन कारणों से ये बिल रुक गया, पास नहीं हो पाया। लेकिन अब जब सदन में आ गया है और भारत के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इसे आज पेश कर दिया, तो मैं समझना चाहता हूं कि बिल तो खैर पास हो ही जाएगा, हो जाएगा ना जी। बेनिफिट क्या होंगे? आने वाले चुनाव हैं 5 राज्यों के, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन भी हैं, किसे कितना फायदा होगा? देखिए, एक तो इस बिल का अगर आप आइटम नंबर 5 पढ़ें, जो आर्टिकल 334 है, उसके बाद में एक एडिशन आना है, आर्टिकल में एडिशन आना है, दैट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में अगर दिस बिल shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures of the first census taken after the commencement of the Constitution 128th Amendment. ठीक। लीगलीज है, कानूनी है, मैं सिंपल टर्म में बताता हूं। ये कह रहा है कि ये कानून तब प्ले में आएगा
जब इस देश में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज अगली हो जाएगी, वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो कि अगले आने वाले सेंसस के रिजल्ट्स पे आधारित होगी। 2021 का सेंसस शुरू नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। तो 2000 सेंसस का शुरू होगा, सेंसस का पूरा ब्यौरा आएगा। तो शुरू कब होगा सर? ये बात तो यहाँ पे फिर आगे लंबी अटक जाएगी। इसमें मत जाइए, ये अगले साल चुनाव होने वो अलग डिबेट है, तो वो होगा वो नहीं। अलग डिबेट है, हम उसमें आते हैं। तो सेंसस होगा, उस सेंसस के बेसिस पे एक डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू होगी जो कि कम से कम 2 साल लेगी। सेंसस होने में कम से कम 2-3 साल लगेंगे। 2-3 साल लगेंगे। डिलिमिटेशन बहुत विकट देश है, बहुत यहाँ पे अजीब लोग हैं। तो आप ये समझिए कि कम से कम आप देख रहे हैं 2027 से 29 का पीरियड, जब आज की कंडीशंस जो इस बिल की हैं, ये जो निहित इसके अंदर राइडर लगे हुए हैं, उसके बाद मतलब हम मान लें कि यानी अभी तो ये है कि अभी 2029 से पहले शायद इसका बेनिफिट 27-28 से पहले इसका बेनिफिट डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं दिखने वाला। लेकिन इसमें ये बात भी याद रखिएगा कि ये जो पूरी एक कवायद है, ये जो बिल पास करने का, इसमें नंबर्स की कमी नहीं आएगी। क्योंकि कांग्रेस चाहे जितना विरोध कर ले बाहर, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस बिल को विरोध नहीं कर सकती। एक, क्योंकि उन्होंने अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पहले कह दिया कि साहब आप बिल क्यों नहीं ला रहे हैं। और उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा समझाना लोगों को कि साहब हम इस बिल का विरोध राज्यसभा में, अगर क्योंकि बीजेपी को लोकसभा में जरूरत नहीं है किसी की, वो अपने वोट, एनडीए के वोट, और जो उसके बाय डिफॉल्ट सहयोगी रहे हैं बीजेडी वगैरह, बीजेडी ने सहमति दे दी है कि वो इस बिल के समर्थन में है, और टीआरएस कह चुकी है, बीआरएस, तो समर्थन की कमी लोकसभा नहीं है। ये जाएगा मान लीजिए राज्यसभा, मान लीजिए वहां पे हम नंबर गेम कहते हैं, वाईएसआरसीपी ने भी कहा है। तो कांग्रेस अगर ये कहती है कि साहब हम ओबीसी की बात पे करेंगे, एक बात याद रखिएगा, कांग्रेस ये बात कह तो रही है, मगर कांग्रेस इज नॉट ए नेचुरल पार्टी ऑफ द ओबीसी। यूपी में ओबीसी कांग्रेस का वोटर कभी नहीं था ऐतिहासिक तौर पे। दलित, ब्राह्मण, बैकवर्ड्स, ये कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट होता था, जिसको मायावती ले गई दलित वोट को, मुलायम ले गए मुस्लिम वोट को, बीजेपी की ले गई ब्राह्मण को, तो इसीलिए नतीजा ठन गोपाल है कांग्रेस का यूपी में, बैकवर्ड वोट क्लेमेंट। तो ओबीसी की जो डिमांड है वो कर रही है अपने सहयोगियों की मदद करने के लिए, लेकिन क्या फ्लोर पे जा करके अपने ही बिल को, जिसको पास करा के 2010 में भूल गई थी, उसको अपोज करने की स्थिति में है, क्योंकि ओबीसी उसको वोट देता नहीं। मगर महिलाओं के सेगमेंट में उसकी 2 सबसे बड़ी नेता कौन है कांग्रेस की? सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। महिलाओं मिलकर विरोध करते देख सकते हैं? नहीं। तो नंबर की गेम नहीं आएगी। तो ये अभी ये इस दांव पेच को लगाएं तो नंबर गेम प्रॉब्लम नहीं है, बिल पास हो जाएगा, एक ऐतिहासिक क्षण भी क्रिएट होगा, नई बिल्डिंग, नया एक शुरुआत, उस बिल्डिंग में एक ऐतिहासिक बिल पास हो रहा है जो कि देश की आधी आबादी को एक तरह से एक एफर्मेटिव एक्शन जिसे हम कहते हैं वो दे रहा है। तो एक पॉजिटिव सिग्नल जरूर जाएगा। इसका फायदा नरेंद्र मोदी ने 9 साल में जो महिलाओं की पॉलिसीज परस्यू की है ना, एक महिला वोट की एक अलग कैटेगरी क्रिएट की है उसने। इसकी शुरुआत जयललिता ने की थी तमिलनाडु में, इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी बिहार में। आपको याद होगा कि 2005 के बाद से एक ईबीसी वोट था जिसको वो टारगेट करते थे, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, और दूसरा वोट था महिलाओं को ज्यादा, उन्होंने चुनाव में साइकिल बांटी थी, घोषणा की थी, और साइकिल स्कीम स्कूली छात्राओं को उनकी साइकिल स्कीम बहुत सक्सेसफुल हुई थी और उसका फायदा नीतीश को मिला था। दूसरा एक हिडन मैसेज होता है, नीतीश के आने पे जैसे लॉ एंड ऑर्डर सुधरा तो उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनी महिलाएं, इसलिए भी महिलाएं उनके साथ गईं। योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर के चलते बहुत सारी महिलाएं उनके साथ गईं, क्योंकि उनका जो ईज ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो गया। तो योगी आदित्यनाथ को फायदा मिला। कहीं ना कहीं एक फील गुड फैक्टर जो है, एक बीजेपी उसको प्ले कर रही है, दूसरा समाजवादी पार्टी, आरजेडी वगैरह इसके विरोध में आती हैं, और कांग्रेस इस बिल के समर्थन में दिखती है। तो बीजेपी चुनाव के एरिना में जाके ये कह सकती है
कि साहब ये जो इंडिया है हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, ये विभाजित इंडिया है। देखिए इनके अंदर कोई एक राय नहीं है, ना ये सीटें तय कर पा रहे हैं कि हम कहाँ कोलिशन में लड़ेंगे, लेफ्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं आता है, सनातन धर्म पे उदयनिधि अलग तरह के बयान देते हैं। अलग बयान देते हैं, कांग्रेस कहती है कुछ और है, प्रियंक खड़गे जो कि कांग्रेस के कहते हैं कि कुछ और है, और एनसीपी के डिवाइड है। हाँ बिल्कुल। तो बीजेपी उस डिवाइड को इस बिल से और इंडिकेट कर पाएगी, क्योंकि फ्लोर पे आप याद रखिएगा समाजवादी पार्टी और लालू जी की पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनका धुर विद्रोह रहा है। तो बीजेपी के लिए सिर्फ ये नहीं है कि महिलाओं को इशारा जा रहा है, साहब अपने विरोध में भी जो कैंप में खड़े हुए हैं वो भी दिखाना चाह रहे हैं, दिखाना कि चाह रहे हैं। गौर से देख लीजिए इन्हें। देखिए राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी के लाइव कैमरे पे देखिए, सड़कों पर बयान देते देखिए कांग्रेस इनकी मुखिया है मगर इनकी कोई सुनता नहीं है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लेके जोड़ने चले थे, स्लोगन है ना आपकी, लड़ेगा इंडिया जुड़ेगा भारत। तो वो जो हम बहुत एक लगातार, जिस दिन ये खबर आई थी कि पार्लियामेंट सेशन होगा, उस दिन मैंने ये खबर के दौरान ये बात मेरे से पूछा गया एंकर द्वारा कि क्या हो सकता है। उस समय पे आशय लोगों को था कि वन नेशन वन पोल आ सकता है। तो मैंने कहा नहीं साहब, मुझे वो नहीं लगता है। मुझे लगता है कि विमेन रिजर्वेशन बिल इन सब में टॉप रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल टू डिवाइड द ऑपोजिशन है। वो बिल जो है वो पोटेंशियल टू डिवाइड एंड डिस्क्रेडिट द ऑपोजिशन जरूरी होगा, और शायद इस बिल का इवेंचुअली पास हो जाएगा। अगर मैं हमेशा पार्लियामेंट के और जुडिशरी के और जनता के जो दिमाग होते हैं उसको कभी भी प्रीजज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन नंबर्स ऐसे हैं, महिलाओं को एक सिग्नल जरूर जाएगा। लेकिन इसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट है, और हाँ, नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में दर्ज होगा। इतिहास में दर्ज होना हर नेता की एक इच्छा होती है। वो कहीं ना कहीं एक पत्थर रखे, एक स्लैब लगवाए, किसी कोई एक उद्घाटन करे, एक नई कैपिटल बनाए, स्मारक बनाए। ये नेता की एक इच्छा होती है। वो नई पार्लियामेंट, एक ऐतिहासिक बिल, इतिहास में दर्ज होने की कवायद जारी है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बिल के बारे में, इस पूरे बिल के इतिहास को लेकर के बताने के लिए हमें किस्से कहानियों के जरिए, जो चीज़ हमें नहीं मालूम। देखा जाए क्या कुछ निष्कर्ष निकल के निकलता है। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।